डिमोटिवेशन होता था तब आप क्या करते थे कि आपका मोटिवेशन बने रहे और लगातार आप एग्जाम, अक्सर बच्चों से बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको लगातार प्रयास करने होंगे। तो आप ये लगातार प्रयास करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डिमोटिवेट जब आप होते होंगे तो उस टाइम में आप क्या करते हैं? हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों, पॉडकास्ट की सीरीज में आज देखिए हमारे पास कौन है। आज है हमारे पास अनुराग। तो अनुराग से इस खास बातचीत में मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों के भी लूंगा। तो अनुराग, स्वागत है आपका ड्रीमर्स के इस पॉडकास्ट में। आज आप बच्चों को प्रेरित करने वाले हो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि सेलेक्ट होने के बाद, रिकमेंडेशन होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। अभी तो बहुत खुशी हो रही है रिकमेंडेशन के बाद। अच्छा। और अभी बस अब आगे की है, बस अब आगे जाना है अब एकेडमी। जब आपने एसएसबी देने आप गए थे, तो रिकमेंडेशन शब्द आपने सुना होगा, वहाँ अनाउंस हुआ होगा, तो उसके बाद सबसे पहला थॉट, सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आया? सर उस टाइम तो मैं ब्लैंक हो रखा था। उस टाइम ये था कि जब हम आगे जाके खड़े हो गए थे हम्म। तो हमारे जो डीएनसी होते तो चेस्ट नंबर और चेक कर रहे थे, वो लिस्ट में चेक कर रहे थे। तो जब तक वो चेक करके मेरे सामने से चले नहीं गए तब तक डर लगा हुआ था कि कहीं अभी ये ना बोल दे कि नहीं नहीं तुम्हारा हम्म। नहीं हुआ, तुम वापस चले जाओ। तो उस टाइम तक थोड़ा डर लगा हुआ था, बट जैसे ही वो आगे बढ़ गए तो फिर एक मन को संतुष्टि बैठ गई थी कि हाँ चलो, बस हो अब गया। रिकमेंड हो गए। तो रिकमेंडेशन की खबर सुनने के बाद पापा से बात हुई होगी, सबसे पहले किससे बात हुई थी? सर सबसे पहले मम्मी से बात हुई थी। पापा उस टाइम अब पोस्ट पे थे तो मतलब वहाँ पापा का फ़ोन अवेलेबल नहीं था। तो तो मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी को बता दिया था मैंने सबसे मैं पहले। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके फादर को या आपकी माता को जब पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था? सो वो बहुत खुश थे। मतलब उन्हें पहले, मतलब उन्हें भरोसा था कि हो जाएगा इस बार। तो वो तो पहले से ही बोल रहे थे कि इस बार हो जाएगा, टेंशन मत लेना तू भी। तो वो बहुत खुश हुए थे वो जब उन्होंने ये बात सुनी थी कि मेरी कमेंट हो गया। तो अनुराग, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जैसे कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हो, और आपको पता है कि उत्तराखंड हमारी फौज के लिए एक विरासत है पूरा। ये एक अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ दो दो रेजिमेंट्स हैं। जी सर। तो उस विरासत का हिस्सा आप बनने वाले हो, तो आपको क्या मोटिवेशन उत्तराखंड में रहने की वजह से मिला? मतलब उत्तराखंड की इन्वायरमेंट के लिए, यहाँ की विरासत के लिए, क्या इससे क्या आपको मदद मिली? कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? सर यहाँ मतलब लाइक जब मैं कोटद्वार में रहता था तो वहाँ मैं बहुत सारे देखता था कि मेरे जो बहुत सारे बड़े भैया लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो भर्ती की तैयारी करते रहते हैं। हाँ, मैं और वही फिर जानना चाह रहा था। जैसे आसपास जैसे लेंसीडॉन में वहाँ पे गढ़वाल का सेंटर भी है, गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर। तो जब मैं वहाँ भी जाता था तो वहाँ की जो एक सीनरी थी वो पूरी की, मतलब जहाँ पे पूरा ग्राउंड था जहाँ पे उनकी पीओपी होती थी गढ़वाल रेजिमेंट वालों की, तो वो प्लेस देख के एकदम ऐसा हो जाता था कि बस अब जाना है तो डिफेंस में ही जाना है। अभी जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने मुझे बताया पीछे कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री देख के मोटिवेशन मिला। क्लास शायद 8th की बात है ये। हाँ जी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जिससे आपको मोटिवेशन मिला? मैं चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, देखो, कोई एक पल ऐसा होता है जो आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देता है। तो अनुराग से जब मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने अपनी उस मूवमेंट के बारे में बताया कि सर, मुझे एक कोई वेब सीरीज या मूवी थी जिसे देख के बताया। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा बच्चों के लिए कि आपको वहां से कैसे मोटिवेशन मिला और उसमें क्या ऐसा खास था कि आपको भारतीय सेना में जाने का मन बन गया? सर ऑनलाइन यूट्यूब पे वो वीर बाय डिस्कवरी करके एक चैनल है, तो उस पे वो आईएएफ की ट्रेनिंग जो होती है उसमें सारी, मतलब फाइटर पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है तो उसमें वो दिखा रही थी। तो अच्छा। एक कैडेट थे जो मतलब ट्रेनी कैडेट थे, ऑफिसर कैडेट, कार्तिक ठाकुर करके नाम था उनका। तो वो फाइटर के लिए ही वो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उसमें उनका पूरा बता रखा था कि 6 महीने पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग। उन्हें बताया जाता है कि प्लेन में कैसे, कॉकपिट में कैसे सारे सिस्टम कैसे रहते हैं, फिर उनकी सॉर्टीज वगैरह होती थी। तो वो जो उसमें पूरी डिस्प्ले कर रखी थी कि वहाँ की लाइफ कैसी है, तो वो देख के हो गया था कि बस अब यही है गेम की, अब फाइटर पायलट ही बनना है। जैसा कि मैंने हाल ही के अपने एक इंटरव्यू में बोला, मुझे भी एक सवाल पूछा गया था एबीपी नेटवर्क पे कि आपने डिफेंस फोर्सेस में कोचिंग स्टार्ट क्यों की, आईआईटी नीट में क्यों नहीं की? तो अनुराग भी बिल्कुल वही मेरे जवाब का एक पार्ट है। जब हम छोटे होते हैं और कहीं पे भी इंडियन आर्मी का ट्रक देखते हैं या फौजी वर्दी में लोगों को देखते हैं, तो एक अपने आप ही गूज़बम्प आ जाते हैं और जय हिंद बोलने का मन करता है, सर हाथ ऊपर से उठ जाता है। तो ऐसे ही जितने भी मैंने बच्चे अक्सर स्टूडेंट्स देखे हैं, वो कहीं ना कहीं बचपन में ही ये प्लान आउट कर चुके होते हैं कि हमें देश सेवा में जाना है। तो अनुराग ने अपनी स्टोरी बता। अनुराग, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जब आप गुवाहाटी बोर्ड से रिकमेंड आप हुए हो, रिकमेंडेशन आपने हासिल किया है, तो
जब आप इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ 5 डेज, तो वो लोग आपको खूब प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए आपके माइंड में क्या विचार आ रहे थे, कैसे आपने उस प्रेशर को हैंडल किया? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना बेस्ट तब दे पाते हो जब आप हेजिटेट नहीं होते हो और आप प्रेशर में नहीं आते हो। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो बच्चे एसएस भी देने जाने वाले हैं, कि अनुराग को जब उस प्रेशर कुकर में डाला गया तो उसके पास क्या थॉट्स थे उस प्रेशर से बचने के लिए? सर एक तो जो मतलब मेन यहाँ मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था तो उसने भी बहुत हेल्प कर दी थी। फिर उसके बाद यहाँ जब 15 दिन 14 दिन जो मैंने बिताए थे यहाँ, तो इतने सारे एसएसएस के साथ जो मतलब रिटायर्ड हैं या सारे ऑफिसर, तो उनको देख के फिर जो और भी चीज़ें हैं लाइक जो सर्विंग ऑफिसर है यंग लेफ्टिनेंट वगैरह, तो उन हम्म। सबको जो ध्यान में रख के एक वो होता है कि जब वो लोग डरते नहीं है उतने बॉर्डर पे रह के, डरते नहीं है जो इतने यंग ऑफिसर्स थे जैसे अपने कैप्टन विक्रम बत्रा, तो वो इतने यंग एज में भी वो वहाँ कारगिल वॉर में कैप्चर कर लिया था उन्होंने। तो ये तो एक छोटा सा इंटरव्यू ही है मेरे लिए, तो इसमें क्या प्रेशर है? अगर ये प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पाया तो आगे जाके जो मतलब मैंने इतने सोचा हुआ है कि मेरे को फाइटर पायलट बनना है, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन भी थे तो उनके साथ भी जो हुआ था, तो अगर मैं ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो वो तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो एक वो जो बैक ऑफ द माइंड वो सब चल रहा था, तो उसकी मदद से वो प्रेशर हैंडल कर दिया गया था मुझसे। अनुराग की बात सुन के मेरे को भी गूजबम्प आ गए। अनुराग का कहने का मतलब ये है कि जिस विरासत का हिस्सा अनुराग बनने वाला है, उस विरासत को हिस्सा बनने के लिए 20-21 साल के जो लड़के होते हैं, वो अपने देश के लिए अपनी जान भी झोंक देते हैं, है ना? तो एक छोटा सा इंटरव्यू क्या प्रेशर में लेके आएगा? बिल्कुल अनुराग ने सही बात बोली। अगर आप दिल से फील करते हो कि आपको देश की सेवा करनी है और अपनी जान से पहले अपने देश के बारे में, कंट्री फर्स्ट के बारे में सोचना है, तो किसी भी बच्चे को कोई भी इंटरव्यू फिर प्रेशर में नहीं ला सकता है। तो अनुराग, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप हमारे उस विरासत का हिस्सा बने और जी सर। हमारा और हमारे देश का और अपने उत्तराखंड का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं एक सवाल और आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, जब आप एसएसबी देने गए तो गुवाहाटी एसएसबी बोर्ड का माहौल कैसा था? वहाँ क्या प्रेशर था? क्या आप फील कर रहे थे वहाँ पे? सर तो जब मैं यहाँ से गया था तो मैं यहाँ से ट्रेन से गया था, देहरादून से पहले दिल्ली फिर वहाँ से ट्रेन में। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं एक दिन पहले पहुँच गया था। तो एक दिन पहले फिर मैंने वहीं पास में एक होम स्टे ले लिया था, तो मैं जब रात को रुका हुआ था तो अगले दिन जैसे मेरे स्क्रीनिंग वगैरह थी, हम्म। तो उस टाइम थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं अकेला था, कोई साथ में भी नहीं था ऐसे कि आगे कल क्या होगा, कल स्क्रीन आउट हो जाऊंगा कि स्क्रीन इन हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो उस टाइम फिर मैंने फिर अभिनव सर को भी मैसेज करा था मैंने कि सर अब लास्ट मिनट कोई टिप दे दो कि स्क्रीन इन हो जाऊं कम से कम। ओके। तो तब सर ने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में मैसेज भेजा था कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, तुम ऐसे टेंशन मत लो, बस थोड़ा अपने नरेशन में स्टोरी अच्छे लिखना, पिक्चर के रिलेटेड लिखना, स्टिमुलस को इग्नोर मत करना, नरेशन अच्छे से देना, ग्रुप डिस्कशन अच्छे से करना, बाकी सब ठीक है, तुम रिकमेंड हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो। सर ने यही बोला था। बिल्कुल। ड्रीमर्स में एक सबसे प्यारे फैकल्टी हैं अभिनव सर जूनियर। हमारे यहाँ दो दो अभिनव सर हैं। एक हमारे सीकर के डायरेक्टर हैं, अभिनव सर जूनियर एसएस भी देखते हैं, और वो बच्चों को लास्ट समय तक बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते हैं। और ड्रीमर्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप का शायद आप भी पार्ट होगे। जी सर। ड्रीमर्स के सितारे जितने भी बच्चे रिकमेंडेड होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं कम्युनिटी के लिए। सही। अच्छा, आपके फादर भी शायद आईटीबीपी में यस सर। हैं, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? क्योंकि मैंने अक्सर एक चीज और देखी है कि घर में अगर कोई फौजी होता है, माता या पिता या कोई भी परिवार में से, तो घर का एक अलग डिसिप्लिन रहता है। तो आप कुछ घर के डिसिप्लिन में या आपके फादर से क्या आपको हेल्प मिली, वो बताना चाहेंगे थोड़ा? सर मेरे पापा मतलब इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है एक टाइप से। अच्छा। तो उनका ये बोलना होता था कि रात को टाइम से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, फिर उसके बाद बाहर रनिंग के लिए जाना है। तो अब साथ में वो भी करते थे मेरे, ऐसी बात नहीं है। तो उनके साथ फिर वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़, वो तो उससे और मोटिवेशन मिलता था कि जब मेरे पापा इस एज में इतना कर रहे तो मैं, मेरी तो अभी क्या ही एज है, अभी तो 18 साल का भी हुआ हूँ, तो फिर मुझे भी करना चाहिए और ज़्यादा। बिल्कुल। अनुराग बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एक वर्दी में जो जुनून होता है, वो इतना होता है कि इस एज में, मतलब अपने फादर के लिए बोल रहे हैं कि उस एज में अगर वो भी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। और इस चीज़ से डेफिनेटली बेनिफिट होता है। तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। और आप मुझे ये बताओगे कि एनडीए के बारे में आपने कब, मतलब कमर कसी कि अब मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, कब से स्टार्ट किया आपने एनडीए का? सर पता तो मुझे क्लास 6 में चल गया था कि मतलब मेरे साथ का दोस्त था तो उसके बड़े भैया लोग तैयारी कर रहे थे एनडीए की। हम्म। तो उस टाइम जस्ट पता चला था कि एनडीए नाम की भी कुछ चीज़ है कि वहाँ से ऑफिसर बनते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं क्लास 9 10th में मैं नवोदय विद्यालय चले गया था। अच्छा। तो वहाँ जब मैं 9 10th में था तो जो मेरे सीनियर थे 11 12th के, तो वो
एक बुक होती है, वो मैथ्स की बुक लगा रहे होते थे एनडीए की। ओके। तो मैंने मतलब उनसे पूछा, तो उनसे पता चला कि हाँ ये एनडीए के लिए सिलेबस होता है, ये सारा मतलब 11 12 का ही रहता है, तो वो सब पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ से पता चला, फिर मैंने मतलब मेन प्रिपरेशन मेरी क्लास 11 से शुरू हो गई थी, बट वहाँ पे उतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि सडनली वो एक ब्रेक आया था कि 10th के बाद सिलेबस थोड़ा अब चेंज एकदम हो गया से था पीसीएम में आके। बहुत बड़ा जी। सिलेबस बदलाव होता है डेफिनेटली। 10वीं क्लास के बाद 11th क्लास में जैसे ही बच्चे जाते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस बदलाव होता है। आपने अपने स्कूल की बात करी कि आपने नवोदय से आप पढ़ाई कर रहे थे। मुझे अभी ये पता चला आपसे बातचीत करके कि आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम भी क्रैक कर दिया था, लेकिन आप वहाँ किसी कारण से जा नहीं पाए थे। तो वो कारण भी मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि एग्जाम क्रैक होने के बाद भी आप सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए। सर क्लास तो फिफ्थ में जब मैंने मतलब क्लास सिक्स के लिए वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, तो वो सब कुछ क्लियर हो गया था। एट लास्ट कॉल लेटर भी घर पे आ गया था। बट फिर हमने जब वहाँ से हमको कॉल आया था ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से, तो उन्होंने बोला कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, कि मेरे पिताजी आईटीबीपी में हैं, तो वो डिफेंस फोर्सेज में काउंट नहीं होता, वो जनरल कैटेगरी में ही आता है। और मैंने उसमें ओके। कैटेगरी में डिफेंस डाल रखा था, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था मेरा। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप जी। वहाँ जाने से रह गए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सैनिक स्कूल की भी अंतिम मंजिल जो होती है वो एनडीए क्रैक करना ही होता है। अच्छा, ये तो अनुराग के बारे में बातचीत हो गया, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पर्सनल जान लिया। अनुराग, हमें बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे एनडीए की तैयारी करने वाले होते हैं और वो इंटरव्यूज दे ही रहे लगातार। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो रिटन एग्जाम में एक बहुत मेजर पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का, और एक पोर्शन होता है आपका सेकंड जो 600 मार्क्स का होता है, इंग्लिश जीएस। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था, और आपने इन दोनों पेपर्स को क्रैक करने के लिए कैसे बैलेंस बनाया, कैसे तैयारी करी? तो उसके बारे में डिटेल थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी जो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन थी कितना समय आपने दिया, मैथमेटिक्स को कितना समय देते थे, जीएस को, इंग्लिश को, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता था? थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि बच्चों को आप बताएं। सर जैसे मैथ्स वाला पार्ट था, तो मुझे मैथ्स पहले से ही पसंद थी, कि इसलिए मैंने पीसीएम भी मतलब मेरा चूज करने का वही मोटिव था कि मैथ्स मेरे को करने में अच्छा लगता था, कि उसमें सॉल्व करते रहो क्वेश्चन। तो क्लास 11 12 में मैंने बुक ले ली थी एक पीवाई की उसकी, तो मैं वो लगाते रहता था, पर वो उतना ज़्यादा नहीं था क्लास 11 में। क्लास 12 जैसी ही शुरू हुई थी मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम मैंने मतलब इंक्रीज कर दिया था, कि मैं फिर लगातार, मैं स्कूल टाइम में भी सामने सर लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे होते थे, और मैं पीछे मैथ्स में वो एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था। बीच में कभी कभी वो भी डांटते थे कि केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ लो थोड़ा, सिर्फ मैथ्स मैथ्स नहीं। तो बिल्कुल। मैथ्स में थोड़ा वो था, और साथ में मेरी टीचर भी थी, डॉक्टर दीपिका सक्सेना करके, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। मतलब वो अच्छा। जैसे स्कूल में पढ़ाती थी, तो स्कूल में ही वो इतने क्वेश्चन करवा देती थी हमसे, कि मतलब फिर एक आदत हो गई थी कि मैथ्स में क्वेश्चन करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती थी, कि अगर दिन भर भी मैथ्स करने को बैठ जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके लिए मैंने फिर प्रिपरेशन मेरी थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी। मैंने अराउंड जुलाई एंड में और अगस्त में, मतलब मैंने अगस्त में एक महीने की छुट्टी ले ली थी स्कूल से। ठीक तो है। उस टाइम मैंने पूरी प्रिपरेशन उसके लिए ही करी थी, क्योंकि फिर सितंबर में पेपर था, तो इसलिए। देखो, अनुराग ने बताया कि उनकी प्रिपरेशन में उनकी एक टीचर थी दीपिका मैम। डेफिनेटली अगर आज मैम ये बात समझी होंगी तो उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। और एक टीचर के लिए जब उसका स्टूडेंट कहीं सक्सेस होता है तो उससे ज़्यादा प्राउड वाली बात कुछ होती ही नहीं है। तो और ये इस बच्चे की भी हम्बलनेस है, क्योंकि अपने सक्सेस में जो टीचर्स का रोल होता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि गुरु, मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ बाप के बाद तीसरा ऐसा आदमी होता है जो हमेशा ये चाहेगा कि आपको आगे बढ़ने में कैसे भी न कैसे मदद करी जाए। ठीक है, मैं उसके बाद जब आपने रिटर्न निकाल लिया तो अब मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि देखो अपने बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ड्रीमर्स को आपने एसएसबी के लिए सेलेक्ट किया, कैसे आपने ड्रीमर्स को चूज़ किया? क्या आपके मतलब कोई भी बच्चा, कोई जब, देखो एसएसबी जीवन में देने जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई बच्चा उस टाइम पे एक कोचिंग सेलेक्ट करता है तो बहुत रिसर्च करने के बाद करता होगा। शायद रिटर्न में तो थोड़ी लापरवाही बरत ले, लेकिन एसएसबी के लिए अगर कोई बच्चा कोई कोचिंग ढूंढ रहा है तो बहुत रिसर्च करके ज्वाइन करता है। तो ड्रीमर्स आपने क्यों ज्वाइन किया, पहला सवाल। और ड्रीमर्स ज्वाइन करने के डे 1 और डे 15 में आपको क्या हेल्प यहाँ से मिली, क्या आपका मेंटल लेवल में चेंज आया, इस पे भी मेरे को आपसे ब्रीफ जानकारी चाहिए। तो आप प्लीज़ बताइए। सर तो मतलब मुझे ड्रीमर्स के बारे में मेरे एक सीनियर थे नवोदय के, तो उनसे पता चला था, उन्होंने यहाँ से ओके। कोचिंग ली थी पहले। बहुत रिटर्न बढ़िया। के लिए भी कोचिंग ली थी और एसएसबी के लिए भी। तो उन्होंने बताया था कि हाँ यहाँ जा सकते हो तुम, यहाँ मेंटर्स भी अच्छे हैं। तो ओके। पिछली बार जैसे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, तो इस अच्छा, बार। इससे पहले आप एक बार कॉन्फ्रेंस हाँ आउट जी। हो चुके हो? हाँ जी। ओके। ठीक है। तो
उसके बाद अब मेरा ये था कि बेसिक आइडिया था मुझे कि एसएसबी में क्या होता है, कैसे करना होता है, बट मेरे को ये चाहिए था कि गाइडेंस मिल जाए और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इंस्टा पे ड्रीमर्स का एक पोस्ट देखा था ओके। जिसमें ऑफ सिंदूर के बाद वो हाँ, फ्री बैचेस दे रहे थे। बिल्कुल। तो जब मुझे पता चला कि अब मेरे घर के पास में ही है तो फिर क्यों न वहाँ चला जाए। तो फिर मैं जब यहाँ आया तो डे 1 के दिन हमारे सुबह ही क्लास मतलब कैप्टन एस जायसवाल सर के साथ लगाई थी। तो उस टाइम उनके साथ फिर इंटरेक्शन हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर अच्छा लगा। फिर जैसे शाम के टाइम पे प्रैक्टिस सेशन था तो उस टाइम अभिनव सर और प्रज्ञा मैम थे, तो वो पीपीटीटी वगैरह की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो डे 1 से लेके डे 15 में ये हो गया था कि डे 1 में थोड़ा झिझक आती थी कि नरेशन देते वक्त, फिर स्टोरीज की क्वालिटी की स्टोरी मैं सही से लिख नहीं पा रहा था, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, कैरेक्टर मार्क कैसे करने वो सब में। तो उसमें वो मतलब बहुत इम्प्रूव हो गया था कि एक ये हो गया था कि अब पीपीडीटी में तो मैं अच्छा कर ही लूँगा ये, और ये हो गया था। और बाकी और भी चीज़ें जैसे साइक वाले पार्ट में भी, तो उसमें भी डीब्रीफ मिल गया था लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर के द्वारा, तो उसने भी बहुत मदद करी कि मुझे कहाँ पे और काम करना है। फिर इंटरव्यू में जैसे एस एस जायसवाल सर ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी मेरी कमियां बताई थी कि मैं कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे किस गलती की वजह से पिछली बार मेरा बुरा नहीं लगा हुआ। होगा उस टाइम पे। तो थोड़ा अक्सर हुआ बच्चे था। आके कहते हैं जयसवाल सर बहुत जबरदस्त वाला, जी सर। मतलब रोस्ट कर देते हैं एक तरह से, कि तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात अभी जब बता रहे थे, एक छोटा सा वर्ड यूज करा, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रीमर्स ने फ्री एसएसबी अनाउंस की। तो मैं आपका पर्सनली ये जानना चाहूंगा कि क्या हमने ये सही डिसीजन किया, क्योंकि हमारे डिसीजन के पीछे बस यही था कि हर वो बच्चा जो एनडीए में जाके अधिकारी बनना चाहता है एनडीए के थ्रू या सीडीएस एग्जाम के थ्रू, वो एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए किसी भी कमी की वजह से ना रह जाए। तो हमारा ये डिसीजन के बारे में मैं आपके थोड़े से विचार सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो डेफिनेटली उसका लाभ भी उठाया है। तो क्या लग रहा है, हमारा ये डिसीजन कैसा था? सर मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत अच्छा गया है ये डिसीजन कि अब मतलब मुझे उतना पता नहीं था यहाँ के बारे में, बट जैसे ही मेरे को ये भी पता चला कि अब यहाँ फ्री भी है और मैंने यहाँ की जब कोचिंग अटेंड करी तो उससे बहुत जगह पे इम्प्रूवमेंट मिली है मेरे को। और एट लास्ट अब फाइनल रिकमेंडेशन भी मिल गया है पिछली बार कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद। तो उसने भी बहुत हेल्प करी है और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर दिया है मेरे अंदर कि हाँ मतलब कर सकता हूँ मैं। जो स्टूडेंट अभी 10वीं 11वीं में हैं या भविष्य में एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि यार, अगर आप अभी 10th क्लास में हो और अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो एनडीए के बारे में, या अभी आपने एनडीए के बारे में सुना है, तो अब वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकें? वैसे तो हम लोग जूनियर विंग से ही तैयारी कराना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। यस सर। हम लोग सैनिक स्कूल आ रहे हैं एमसी, और 11th क्लास हमारा बहुत स्पेशल बैच चलता है, 11th का फाउंडेशन का। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए आपकी दृष्टिकोण से? सर मैं मानता हूँ सिर्फ उन्हें रिटर्न की तैयारी नहीं, साथ में एसएसबी की भी तैयारी साथ में शुरू कर देनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करनी शुरू करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि एसएसबी में एट लास्ट अब रिटर्न के बाद तुम्हें 2-3 महीने मिलते हैं। तो उसमें तुम अपने अंदर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर तुम वो पहले से ही जो मतलब जैसे अभी 10th 11th में तो उनके पास 2 साल है, 2-3 साल है, तो उसमें वो बहुत मेजर चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अंदर। तो वो बहुत हेल्प कर सकता है। प्लस डेडिकेशन और कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेके रिटर्न के लिए भी। बिल्कुल सही गाइड कर रहे हो आप। मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ कि OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 या 3 महीने में डेवलप हो जाएंगी। उसको टाइम लगता है बच्चों, और ऐसा भी नहीं है कि वो डेवलप नहीं करी जा सकती हैं, बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता है। देखो, पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है आपका इंटरव्यू, और वहाँ आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव बिल्कुल हो सकती है। तो आपको अच्छे ट्यूटर्स ढूंढ लेने चाहिए जो DIPR क्वालिफाइड हो, और अच्छा जीटीओ ग्राउंड हो, और अच्छा एनवायरनमेंट हो, और देश के हर हिस्से से बच्चे तैयारी करने के लिए आ रहे हो। तो मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ कि आप ड्रीमर्स अपनी चेक लिस्ट में डाल सकते हो, और यहाँ आके देख सकते हो। हाल ही में हमने 1 महीने में 35 स्टूडेंट रिकमेंडेशन हमारा हुआ है, और ये एक रिकॉर्ड है। तो बच्चों को अपनी OLQs इंप्रूव करने पे स्टार्टिंग से ही काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं देखता हूँ आज के टाइम पे इंडियन आर्मी में या एनडीए में जीसी बोलते हैं हम्म। बच्चों को। तो जीसी का मतलब ये है कि कई बार मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी भी इंसान की बिना मतलब के हेल्प की है? तो बच्चों, आप यकीन मानिए कि इसका जवाब शायद ही 5% बच्चे दे पाते होंगे कि हाँ सर, हमने किसी की बिना मतलब बिना कारण की हेल्प की है। क्या कभी आपने कोई अपने घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है? तो ये सारी चीज़ें ड्रीमर्स में प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ कराते हैं। मैं बिल्कुल इंटरव्यू में वापस लौट के आता हूँ, और आपसे मेरे कुछ अंतिम सवाल हैं। अ,
अब आप एनडीए एकेडमी ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। आपको किस चीज़ का बेसब्री से इंतजार है ट्रेनिंग में कि वहां जाके ये होगा? मतलब एक जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली ट्रेनिंग के सपने देखता है। तो आपको वहाँ एनडीए में जाके क्या कुछ करने की या किसी चीज़ की ऐसा थॉट है कि हाँ वहाँ जाके मुझे ये करना है? सर एक तो वहाँ स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने, क्योंकि मेरे स्कूल लेवल पे उतना नहीं रह पाए, और प्लस वहाँ क्रॉस कंट्री भी होती है, तो उस क्रॉस कंट्री में भी पार्टिसिपेट करके ग्लाइडर लेके आना है जिस भी स्क्वाड्रन में जाऊंगा मैं, तो वो भी है एक गोल मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और आज आप रिकमेंडेड हो चुके हो, तो इस पूरे सफर में आपने कोई एक विशेष चीज ऐसी सीखी है जो आप मेरे बच्चों से, जो हमें देख रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो आगे अधिकारी बनने वाले हैं, डेफिनेटली आपके जूनियर्स होंगे, तो उनको शेयर करना चाहते हो कि आप तैयारी कर रहे हो तो कई बार मतलब ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन होता है, जैसे आप तो एक बार फेल भी हुए। हम्म। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जब कोई बच्चा करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको स्टार्टिंग डे वन से ये रहता है नहीं नहीं मैं तो कर ही लूंगा, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। तो आप जब फेल हुए एक बार, आप रिकमेंड नहीं हुए और बीच में आप रिटन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे, तो जब आपको डिमोटिवेशन होता था तब आप क्या करते थे कि आपका मोटिवेशन बने रहे और लगातार आप लगे रहो? मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको लगातार प्रयास करने होंगे। तो आप ये लगातार प्रयास करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि डिमोटिवेट जब आप होते होंगे तो उस टाइम में आप क्या करते? सर मेजरली तो ऑनलाइन जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अपना पॉडकास्ट डालते थे, तो मैं वही देखा करता था। वो मतलब वेरी मैंने गुड। बहुत सारे देखे हैं, मतलब अब बीच बीच में जो वो पॉडकास्ट करवाते भी थे वो भी ये भी बोलते थे कि जो भी ये देख रहे हैं इतने ज़्यादा भी मत देखना, क्योंकि पॉडकास्ट देख के कुछ ऐसा खास मिल नहीं जाएगा, बट एक वो मोटिवेशन हो जाती है कि कि ये ये, कर सकता है तो मैं भी कर हाँ, सकता हूँ। ये वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो एक वो गोल सेट हो जाता है वहां पे। और तो मुझे मेरे प्यारे से बच्चे ने बताया कि मैं भी पॉडकास्ट देखता था, तो आज आपको पॉडकास्ट देख के फिर अच्छा लग रहा होगा सब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कि आप भी अब लोगों की मदद करने वाले यस हो। सर। तो जैसे कि मैं भी थोड़ा सा यहाँ शेयर करना चाहूँगा, मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हमें भी डिमोट इंजीनियरिंग की तैयारी और मेडिकल की तैयारी करते टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एनडीए में भी डेफिनेटली बहुत समस्या होती है। तो हम आईआईटी मुंबई के सपने देखते थे, आईआईटी दिल्ली के सपने देखते थे, और मैं तो एक बार तैयारी करते करते आईआईटी मुंबई, मेरे वहाँ सीनियर्स थे तो घूमने भी गया था। तो अगर आपको कभी डिमोटिवेशन आ रहा है तो अपने माँ बाप के सपनों को देखो, उस हरे रंग की वर्दी को देखो, और फिर भी डिमोटिवेशन खत्म नहीं हो रहा तो अपनी गाड़ी उठाओ, या तो एनडीए पुणे चले जाओ या देहरादून आईएमए, तो आपको मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जब आपको डिमोटिवेशन होता था तब आप क्या करते थे कि आपका मोटिवेशन बने रहे और लगातार आप लगे रहो? मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको लगातार प्रयास करने होंगे। तो आप ये लगातार प्रयास करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि डिमोटिवेट जब आप होते होंगे तो उस टाइम में आप क्या करते? सर मेजरली तो ऑनलाइन जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अपना पॉडकास्ट डालते थे, तो मैं वही देखा करता था। वो मतलब वेरी मैंने गुड। बहुत सारे देखे हैं, मतलब अब बीच बीच में जो वो पॉडकास्ट करवाते भी थे वो भी ये भी बोलते थे कि जो भी ये देख रहे हैं इतने ज़्यादा भी मत देखना, क्योंकि पॉडकास्ट देख के कुछ ऐसा खास मिल नहीं जाएगा, बट एक वो मोटिवेशन हो जाती है कि कि ये ये, कर सकता है तो मैं भी कर हाँ, सकता हूँ। ये वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो एक वो गोल सेट हो जाता है वहां पे। और तो मुझे मेरे प्यारे से बच्चे ने बताया कि मैं भी पॉडकास्ट देखता था, तो आज आपको पॉडकास्ट देख के फिर अच्छा लग रहा होगा सब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कि आप भी अब लोगों की मदद करने वाले यस हो। सर। तो जैसे कि मैं भी थोड़ा सा यहाँ शेयर करना चाहूँगा, मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हमें भी डिमोट इंजीनियरिंग की तैयारी और मेडिकल की तैयारी करते टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एनडीए में भी डेफिनेटली बहुत समस्या होती है। तो हम आईआईटी मुंबई के सपने देखते थे, आईआईटी दिल्ली के सपने देखते थे, और मैं तो एक बार तैयारी करते करते आईआईटी मुंबई, मेरे वहाँ सीनियर्स थे तो घूमने भी गया था। तो अगर आपको कभी डिमोटिवेशन आ रहा है तो अपने माँ बाप के सपनों को देखो, उस हरे रंग की वर्दी को देखो, और फिर भी डिमोटिवेशन खत्म नहीं हो रहा तो अपनी गाड़ी उठाओ, या तो एनडीए पुणे चले जाओ या देहरादून आईएमए, तो आपको मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।